तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ? 6 मेंबर रिंग बनने की कहाँ पे टेंडेंसी, ये रेडिकल जाके इस पे कंबाइन कर जाता है, 6 मेंबर बन जाएगा ना। ये राइट वाले का मान लो ऐसे फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है। ये ऐसे हो गया, इसका जो इधर हो गया, अब ये फोल्ड होकर वापस आ चुका है, बीच वाला नहीं है, और रेडिकल यहाँ पर है। अभी रेडिकल किसके साथ 6 मेंबर बन सकता है? यहाँ रिएक्शन हम लोग Na और ड्राई ईथर कर रहे हैं। ये रेडिकल इसके साथ जाएगा तो 6 मेंबर हो जाएगा ना, उसको फोल्ड करके यहाँ पर ले आओ, तो कैसा बन जाएगा, एक ऐसा, उसके बाजू में ये ऐसा, और ये जहां पे कंबाइन किया उसके पास एक रेडिकल ऐसा बन जाएगा। यही हुआ ना? ये कितना था, 1 1 2 3 4, 6 मेंबर आना चाहिए था ना। 1 2 3 4 5, 6 मेंबर यहाँ पर आ गया, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे बचा हुआ है ना। अब इसका डायमर ले लो, तो इसका डायमर ले लोगे तो कैसा हो जाएगा वो? यहाँ CH2 था, CH2, ऐसे ही रहेगा ना। 16 के जैसा 15 ही था, फ्री रेडिकल बाहर की ओर रहता, तो गलती से रिंग पे चला गया था, तो ऐसा था। 16 क्लियर हो गया अभी? हाँ जी, और कौन सा डाउट है ये बताओ? 27 28 ये सब देखा तो नहीं, देखा तो एक बार देख लोगे तब कर लेंगे। 31 तक में कोई? 26, 26 तो इजी है, डायरेक्ट दोनों 6 मेंबर बन रहे हैं, पोजीशन जानबूझ के इधर उधर किया उसने। एक को 1 पोजीशन राइट कर दिया, एक को 1 पोजीशन लेफ्ट कर दिया, अब दोनों में कार्बन काउंट करो, दोनों के बीच जस्ट बाउंड बना दो, दोनों 6 मेंबर है। क्लियर? 28 पे जाओ। यहाँ पे क्या था, Cl और Cl, ये फ्री रेडिकल बनेगा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, तो ये कभी भी साइक्लोहेक्साइन नहीं बन सकता। मतलब ये एक रिंग में कभी साइक्लोहेक्साइन करके नाम नहीं सुना होगा, ये अनस्टेबल है। जैसे बेंजाइन अनस्टेबल, उसी तरह भी अनस्टेबल है, तो ये नहीं बनेगा। तब क्या बनेगा, तब तो एक ही प्रोडक्ट बनना है ना इसका, डाइमर वाला, डाइमर वाला प्रोडक्ट इसका फॉर्म होगा। ये ले लो, इसके सामने इसका मिरर इमेज लो और दोनों में बॉन्ड बना दो। तो जब दोनों में बॉन्ड बनेगा तो कैसा होगा,
क्लियर? तो हेक्साइन से तो ज्यादा ही स्टेबल होगा, तुम्हें लग रहा होगा एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर है ना? और हेक्साइन से ज्यादा स्टेबल होगा। हेक्साइन साइक्लोहेक्साइन तो बिल्कुल नहीं बनता, ओपन चेन रहता तो हेक्साइन बन जाता। तो 28 में ये होगा। जबकि 29 देखो तो 29 क्या था, वो इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं आएगा क्योंकि वो 10 मेंबर्ड है, सॉरी 10 कार्बन एटम्स आ गया ना यहाँ पे, Cl और Cl। तो इसमें एल्काइन स्टेबल होता है, ये 10 कार्बन एटम्स आते हैं, ये मोनोसाइक्लिक है ये, है ना ये। क्योंकि ये सोचो C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, ऐसे होना चाहिए, इसके पास 10 कार्बन है, तो ऐसे करते 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 इस तरह से आ जाएगा ना, जितने कार्बन ये ज्यादा होंगे उतने लीनियर होते जाएगा ना। तो इसीलिए साइक्लोहेक्साइन, साइक्लोहेप्टाइन, साइक्लोऑक्टाइन नहीं सुना होगा, बट डेक्स से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हें। 30, 30 में 2 फ्री रेडिकल है, बस आपस में ज्वाइन कर दो। करना क्या है, Cl हटा के फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन करो। 30 में क्या है, ये रेडिकल और एक ये रेडिकल, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएगा। थर्टी टू में नहीं है, 32 तक ऐसे नहीं। 32 में डाइमर कहाँ किया? ओके हाँ 31। डाइमर किस में बोल रहे हो? 29 में डाइमर कर सकते हैं क्या, ये बोल रहे हो? 29 में डाइमर क्यों? वो साइक्लो ट्रिपल बॉन्ड तुम्हें 6 मेंबर रिंग तक नहीं मिलेगा, पेंटाइन नहीं मिलता है ना? हेप्टाइन भी नहीं मिलेगा, ऑक्टाइन भी नहीं मिलेगा, बट रिंग बड़ा होते जाएगा तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड मिलने लगता है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन होता है ना, एंगल स्ट्रेन से ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलता। 32 तक क्वेश्चन ही नहीं है वेदांत, कौन सा बोल लो? 31 तक ही है ना। अच्छा 32 के लेफ्ट में, हाँ हाँ सॉरी 32 पर था। हाँ 32 है। 32 का डाइमर कैसे बनाओगे सोचो? साइक्लोब्यूटीन मिल जाता है, ब्यूटीन का एंगल स्ट्रेंथ चल जाएगा। ये जब एंगल स्ट्रेंथ बड़ा होगा तो ये चल जाता है, इसमें एंगल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा नहीं आएगा। कितना होगा एंगल स्ट्रेंथ सोचो? 120 होना चाहिए। sp2 है और कितना 90 डिग्री, तो इसमें 30 डिग्री का स्ट्रेन होता है ना। बट यदि ब्यूटाइन ले लो, ट्रिपल बॉन्ड ले लो, तो sp मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री का स्ट्रेन कैसे सहन करेगा वो, ये ऐसे, ये नहीं हो पाएगा। क्यों? एंगल स्ट्रेन कितना आ जाता है इसमें, 90 डिग्री ना। इसीलिए 4 5 6 7 8 मेंबर ये सब में आइन नहीं आएगा, डेक आइन से स्टार्ट करना। 10 कार्बन है तो चलेगा, 10 11 12 13 उसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन यहाँ पे मैंने बताया कि ये लीनियर होना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी कर दोगे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी कर दोगे तो आसपास यदि 8 कार्बन और है तो आराम से दूर तक जा सकता है ना। इसीलिए 29 में ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है। हाँ क्योंकि 10 कार्बन है, 10 कार्बन एनफ होते हैं कि वहां तक चले जाए। जैसे कि एंगल स्ट्रेंथ की हम लोग बात करें, एंगल स्ट्रेंथ सबसे कम 6 मेंबर में आता है, ये मालूम होगा कंफर्मेशन से। ब्रिजेट पे क्यों नहीं हम लोग लेते, ब्रेड्स रूल क्यों आया सोचो? डबल बॉन्ड नहीं लेते हैं। यदि तुम यहाँ पे डबल बॉन्ड लेना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। और जब तुम ब्रिजेट बना रहे हो तो ये हाइड्रोजन वाले कार्बन को फोल्ड करके नीचे ला रहे हो 180 पे।
तो कितना ज्यादा स्ट्रेन होगा? ये कर रहे हैं तो सोचो एंगल स्ट्रेन कितना होगा। जो उस साइड फ्लैट हाइड्रोजन जिधर देखा है उधर आना चाहिए, बैक करके पीछे की ओर ला रहे हैं। बट इसमें कार्बन यदि तुमने बहुत ज्यादा दे दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो रहेगा ही वो, तब तो डबल बॉन्ड रह जाएगा। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का प्रॉब्लम क्या था कि कम कार्बन है, बट यदि ज्यादा कार्बन दे दिया जाए ऐसे इस तरह से तो आ सकता है। यदि कार्बन ज्यादा हो गया, वो 1920 कर दो तब तो नो एंगल स्ट्रेन, तब क्या होगा? नो एंगल स्ट्रेन। इसीलिए एक कंसेप्ट और भी था कि ब्रिजेड में एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस एंगल स्ट्रेन डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी की बात की जाए, जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात की जाए, कौन किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा? इसका या जिसमें दो कार्बन हो? किसमें कम स्ट्रेन है? याद करो ये कंसेप्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो मोर स्टेबल होगा, तो टू इज मोर स्टेबल। क्यों? दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन में स्ट्रेन कम हो जाएगा, तो ये मोर स्टेबल हो गया। डेल एच डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी से क्या होता है? रेट इंक्रीजेस कि डेल्टा एच इंक्रीजेस, क्या होता है? डेल्टा एच स्टेबिलिटी हुआ तो ये याद रखना, किसी के लिए भी जितना स्टेबल होगा, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया था, उतना नीचे आएगा वो, उतना क्या होगा? एनर्जी कम रिलीज करेगा वो, बट उसका रिएक्शन उतना डिफिकल्ट होगा, है ना? डेल्टा एच या रेट डायरेक्टली इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी होता है। किसी भी रिएक्शन में यदि कोई कंपाउंड स्टेबल पड़ गया, स्टेबल पड़ गया तो उसका लेवल नीचे आ जाएगा। ये सब जीओसी वाला कंसेप्ट। यहाँ पे क्या होगा? ये स्टेबल पड़ गया तो ये नीचे आता जाएगा, तो डेल्टा एच कम होगा। तो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन तुमने पढ़ा होगा, जीओसी में बहुत क्वेश्चन आते होंगे, इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अभी पढ़ेंगे रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो उसमें भी वही होगा, जितना स्टेबल हो गया रेट कम हो गया ना, जितना अनस्टेबल अल्कीन होगा उतना किस साइड होगा वो? उतना ये ऊपर की ओर होगा, इधर यहाँ पे होगा, तो क्या होगा? उतना ही रेट, एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही कम होगा, मतलब रेट फास्ट होगा और एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। तो यही एक्सप्लोसिव कंसेप्ट है ना। एक्सप्लोसिव क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, तो ऊपर की ओर होते हैं, तो तुरंत रिएक्ट भी करते हैं, एनर्जी भी ज्यादा देते हैं, गैप भी बड़ा हो जाता है। ये क्लियर है ना? क्योंकि इसका यूज इस चैप्टर में भी आएगा, जीओसी के इस कंसेप्ट का। हाँ, तो डाउट क्या हो गया? टू टू मैंने बोला, हाँ डेल्टा एच किसका ग्रेटर होगा? तो जो अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल किसका है? स्टेबिलिटी टू की ज्यादा थी, राइट? ये क्वेश्चन जस्ट याद करा दिए, जीओसी का, यहाँ का नहीं। डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन या रेट, और रेट फर्स्ट का ग्रेटर होगा, एक्सप्लोसिव टाइप है। और क्या डाउट था तुम्हारा? ये तो हो गया। हाँ, न्यू इसमें, हाँ जब लिविंग ग्रुप होगा तो क्या होगा? एल्काइन 10। और देखो कौन सा क्वेश्चन है।
2 मिनट में आता हूँ, देखो तो कौन सा क्वेश्चन। ओके, 31 में क्या हो गया? बाकी सब समझ में आया। 15th, हाँ, ये 31 में CH3 CHO S डबल बॉन्ड, ये गुड लिविंग ग्रुप है। जब गुड लिविंग ग्रुप यहाँ पर है और यहाँ पे CH2Cl है, तो जब तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या होगा? तो कौन सा ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है? Cl की जगह E है ना। हाँ, तो ये दो Cl ना होके दो डिफरेंट लिविंग ग्रुप है, तो Cl ही नहीं, कोई भी लिविंग ग्रुप काम करेगा। कोई भी दो लिविंग ग्रुप हो तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक Cl को यहाँ से हटा देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन आके इसको यहाँ से हटा देगा। तो क्या बन गया? फ्री रेडिकल हो गया ना, CH3 CH रेडिकल और CH2 रेडिकल, ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे। तो Rx में मतलब X इज एनी लिविंग ग्रुप विल वर्क, बट हैलोजन बेटर होता है, इसलिए हैलोजन ने वर्ड्स ने हैलोजन के साथ किया था, तो यही होता है। क्लियर हो गया? 15, ओके। 15, 15 तो अभी लिखा था, रुको कहाँ पे। हाँ विपुल बोलो। फिफ्टीन देख लो। 15 में क्या डाउट है? जब एक बार बता दो उस समय पूछ लो, है ना, नहीं तो बार बार एक ही क्वेश्चन लिखने में टाइम जाता है। अभी नहीं, अभी जब नहीं समझ में आया ना 15, उसी समय बोलो। ये पॉइंट नहीं समझ में आया, राइट? तो ये फ्री रेडिकल होगा, Br हट गया। पाई बॉन्ड का भी फ्री रेडिकल बना दो। ये किसके साथ बनेगा? 6 मेंबर यहाँ पर बना दो। ये कैसा बन गया? ऐसे। तो फ्री रेडिकल यहाँ बाहर की ओर बच गया ना। कौन सा फ्री रेडिकल बच गया? ये बाहर वाला बच गया ना। तो इसका क्या करोगे? डाइमर बना दो। डाइमर वही बनाया ना, ये लिया, यहाँ पे CH2 और ये ऐसे। यही बोला कि इसको करेक्ट कर देना। क्लियर हो गया अभी? ओके। और भी कोई था? हाँ विपल, अच्छा बताओ। हाँ बोलो, अनम्यूट किया, बताओ। ओके। मिनिमम कितना एंगस्ट्रेन चलता है?
कितना एंगल स्ट्रेन चलता है देखो, साइक्लोप्रोपेन मिलता है तुम्हें, तो एंगल स्ट्रेन है फिर भी मिल जाता है तुम्हें, वो फ्यूल के रूप में काम करता है। हाई एंगल स्ट्रेन है मतलब पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई है, तुरंत बर्न होता है, ज्यादा एनर्जी भी देता है। तो साइक्लोप्रोटेन, प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, जो भी तुम नेचर में जो तुमने पढ़ा है ऑर्गेनिक के सिलेबस में, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन मतलब वो स्टेबल है, तभी तुम पढ़ रहे हो उसको। 25th में, 25th क्या है, एक मिनट देखो। हाँ हाँ, उस चारों बेंजीन है, एक में सर्कल मिस किया हुआ। 25 में चारों में सर्कल कर देना। ओके, राइट डन। सोच लो और कोई है। तो ये किसके साथ प्रॉब्लम आ गया था इसमें, मतलब 3 डिग्री आरएक्स के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन ज्यादा हो जाता है, या आयनिक मैकेनिज्म से एलिमिनेशन ज्यादा हो जाता है, तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। तो 3 डिग्री आरएक्स के साथ वर्ट्स रिएक्शन नहीं करोगे। वर्ट्स रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एक एक एग्जाम्पल और ये। और 3 डिग्री आरएक्स के साथ नहीं चलेगा, और जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है उसके साथ भी नहीं चलेगा, क्योंकि सोडियम जाके सीधे एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। ओके नेक्स्ट, फ्रैंकलाइन रिएक्शन देखो। फ्रैंकलाइन रिएक्शन भी वही था, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। वर्ड्स में उसने क्या यूज किया था, सोडियम यूज किया था। तो 2 मोल सोडियम दे दो, तो इस तरह से तुम्हारा आर आर फॉर्म हो गया। इसमें क्या हो गया कि आर एक्स में एक जेड एन दे दे तो भी काम चल जाएगा। ये क्या बन जाएगा, जेड एन एक्स टू और आर आर बन जाएगा। यही है ना। इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में क्या हो जाता है, जिंक जो होता है ये गिव्स आउट Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही है ना। जैसे सोडियम दिया था वैसे तरह ये होगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आर एक्स से रिएक्ट किया था, आर माइनस बन गया, यही आर माइनस बन गया। फिर उसका आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म यही था ना, आर माइनस से अटैक किया। रिएक्शन मैकेनिज्म भी वही है जो वर्ट्स का था, वर्ट्स का आयनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। हाँ, तब एल्केन हैविंग ऑड कार्बन नंबर, क्या फ्रैंकलैंड से बन जाएगा, नहीं। नहीं, फ्रैंकलैंड भी तो बिल्कुल वही है ना वर्ट्स की तरह, वर्ट्स वर्ट्स ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि सोडियम यूज किया। फ्रैंकलैंड स्लो होगा क्यों, जिंक को यूज किया। इसका भी वही होगा, ऑड नंबर ऑफ कार्बन नहीं बनेगा। तो किस में नहीं बनेगा, नीचे लिखा है मैंने, वर्ट्स में नहीं बनेगा, फ्रैंकलैंड में नहीं बनेगा, और कॉल्वेज में नहीं मिलेगा। तीनों का प्रोडक्ट आर आर ही है। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, वर्ट्स, फ्रैंकलैंड, तीनों एक जैसे क्वेश्चन होंगे। और ये जो 30-32 क्वेश्चन तीनों में कॉमन टाइप देंगे। जैसे हर क्वेश्चन जो मैंने 28, 29, 30 किया, सब में एसिड दे देगा और इलेक्ट्रोलिसिस करा देगा। तो बस यही प्रोडक्ट कर देना, कॉल्वेज हो गया वो। आर एक्स देके सोडियम डाल दे तो बस समझ लो वर्ट्स हो गया। क्वेश्चन सब वही रहेंगे, कुछ भी करेगा ऐसे। फ्रैंकलैंड क्लियर है। अलग अलग नाम क्यों है, फ्रैंकलैंड कहीं और का साइंटिस्ट था, उसने जिंक के साथ रिएक्शन किया, स्लो रिएक्शन रेट, और उसका रहा। जिंक पे कंट्रोल बहुत इजी होता है ना, उसने जिंक के थ्रू किया। सोडियम पे कंट्रोल बहुत डिफिकल्ट होता है, वर्ट्स ने किया सोडियम के थ्रू। कोलवेज ने अपना इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आर आर बनाया। एसिड लेके इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो भी एल्केन बनेगा, बनाया सबने एल्केन ही, सबके रिएजेंट अलग थे। तो फ्रैंकलैंड का रिएजेंट जिंक है, वर्ट्स का सोडियम है। इंपॉर्टेंट तो वही हो गया, आयनिक मैकेनिज्म है। फ्रैंकलैंड का मैकेनिज्म जो सोडियम का आयनिक मैकेनिज्म था वही था। क्लियर होना चाहिए, जो क्वेश्चन दिया ना 30-31 बस वही आते हैं और सब कुछ नहीं आता। फिर ये क्या होगा कि मैकेनिज्म तो वही था कि आर माइनस बना वर्ट्स रिएक्शन की तरह, फिर वो अटैक किया, SN2 आर आर बन गया, इसीलिए 3 डिग्री आर एक्स के साथ फेल कर जाएगा ये। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कोरियाओ सिंथेसिस। अब ऑड नंबर ऑफ कार्बन हम लोग बनाए तो कैसे बनाए, प्रॉब्लम तो यही है कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन कैसे बनेगा। प्रोपेन तो बन ही नहीं सकता, तो इसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ा है एक्सीलेंट मेथड, कोरियाओ सिंथेसिस। तो कोरियाओ सिंथेसिस में देखो,
इसमें क्या होता है, हायर अल्केन फॉर्म कर सकते हो। अब इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे कंपाउंड बना लेते हैं, कितना भी कम्प्लेक्स हो बन जाता है। तो इंडस्ट्रियल मेथड ना वर्ड्स है ना फ्रैंकलैंड है, कोरिया सिंथेसिस है। इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन भी बन जाएगा, प्रोपेन पेंटेन। तो बेटर यही मेथड है ना, इसी को फॉलो करेंगे। अब इसमें क्या लिया गया, उसने R2CuLi लिया, R2CuLi, लिथियम कॉपर, मतलब लिथियम कॉपर और अल्काइल ग्रुप। क्लियर है? जिसका नेम हो जाएगा लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट, या डाई ऑर्गेनाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी है क्यूपरेट। अल्काइल है तो अल्काइल, लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट। आर पे क्या चार्ज होगा? कॉपर तो +1 हो गया, Li भी +1 हो गया, आर पे चार्ज -1 ही तो हुआ। अब ये हो गया। अब ये आर तो तुम कुछ भी ले लो चल जाएगा, बट जब इसका रिएक्शन हम लोग का कर रहा है सब्स्टिट्यूशन, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लिविंग ग्रुप लेंगे, आर एक्स ले लो, आर डैश एक्स ले लो। तो सब्स्टिट्यूशन से क्या हो जाएगा, आर आर डैश बनेगा ना। आर माइनस जो होगा यहाँ से जाके अटैक किया किस पे, आर डैश पे, और एक्स बाहर। तो आर डैश क्या नहीं हो सकता है, 3 डिग्री नहीं हो सकता है। 3 डिग्री आर एक्स होगा तो क्या होगा, एलिमिनेशन। 2 डिग्री आर एक्स होगा तो भी लेस जाएगा, एलिमिनेशन की ओर मेजर जाएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है आर माइनस। हम लोग तो अल्कोहलिक के बेस देते हैं, आर ओ माइनस, तो ही सोचते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया। तो आर ओ माइनस से स्ट्रॉन्ग बेस तो आर माइनस है। आर ओ माइनस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग NaNH2 था, NH2 माइनस, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर माइनस है। इवन 2 डिग्री आर एक्स हो तो भी एलिमिनेशन होगा। एक ही चीज होगा कि आर डैश यहाँ पे, या आर डैश इसे ले लिखा, ये दोनों आर डैश है, कि आर डैश ये नहीं लिखोगे तब एलिमिनेशन जाएगा, बाकी ऑल चल जाएगा। तो जैसे कि तुम्हें मान लो कि प्रोपेन बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, CH3CH2 ट्वाइस CuLi ले लो, प्लस CH3Cl दे दो। तो इस पे क्या होगा, एक माइनस चार्ज होगा, वही माइनस जाकर अटैक किया, Cl बाहर। ये तो SN2 मैकेनिज्म ही हुआ ना, तो इससे प्रोपेन आ जाएगा। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि विनाइल हो चाहे अराइल हो, सबके साथ फॉर्म करेगा प्रोडक्ट। CH3CH2 माइनस Cu2Li दिया हुआ। हाँ, अब ये CuLi हो गया। कौन सा पार्ट कर रहे थे हम लोग, Li वहां पे नहीं। हाँ, ये CuLi हो गया। तो बेसिकली सोर्स ऑफ R माइनस ही है। अब यहाँ पे जो भी तुम्हें यूज करना है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl कर दो। देखो इस पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, याद है ना, नो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट व्हाट, विनाइल और अराइल। बट यहाँ विनाइल अराइल दोनों चलेगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि ये इसको एलिमिनेट कर सकता है। इवन ये अराइल से भी Cl को बाहर कर सकता है। तब तो ये, इससे हम लोग कुछ भी बाहर कर ले रहे हैं ना, इतना स्ट्रॉन्ग ही है ये। तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा कि विनाइल और अराइल पे नहीं होता, बट यहाँ पे होगा फोरिया सिंथेसिस में। तो नोट्स में देखो एक बार दिया हुआ था। इसमें क्या आता है, लिथियम डाई ऑर्गेनाइल क्यूपरेट, इसका नेम है गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट का रिएक्शन कर दो आरडेक्स एक्स के साथ, और आरडेक्स में भी एनीथिंग। क्लियर ना? और एक्स भी कोई जरूरी नहीं कि हैलोजन लो, कोई भी लिविंग ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ही तो करना है, तो कोई भी लिविंग ग्रुप ले लो चल जाएगा। और R2CuLi, R2 में, R में कोई रोक नहीं है, R कुछ भी ले लो। मतलब कि ये जो हो गया यहाँ पे, इस पे कोई रोक नहीं है, R जो मन वो ले लो।
बट यहाँ पे थोड़ा रोक है, ये किसके लिए है? 3 डिग्री, 3 डिग्री आरएक्स एलिमिनेशन फॉलो कर जाएगा और 2 डिग्री आरएक्स भी एलिमिनेशन फॉलो होगा। बट साइक्लिक 2 डिग्री आरएक्स हो तो एलिमिनेशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो नोट्स में दिखाया हुआ है, साइक्लिक 2 डिग्री आरएक्स है, जैसे ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन है तो क्या हो जाएगा, देख लो। क्लियर हो गया अभी? हाँ, तो इसका इंपॉर्टेंस यही कि विनाइल अराइल चाहे जो कुछ लो सबसे हो जाएगा, बस 3 डिग्री आरएक्स नहीं देना, एल्किन बन जाएगा। 3 डिग्री आरएक्स मतलब क्या हो गया कि इफ वी टेक मान लो तुमने CH3 ट्वाइस CuLi लिया और CCl, ये गड़बड़ कर देगा, ये एल्कीन चला जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CCH3, ये हर जगह चलेगा, पूरे ऑर्गेनिक में एक्सेप्शन चलते रहेगा। जहां भी सब्स्टिट्यूशन होगा स्ट्रॉन्ग बेस दिया तो एल्कीन बना दोगे। LiLH4 के साथ अभी बनाया था, आज के लेक्चर में एल्कीन ही बना था, LiLH प्लस 3 डिग्री आरएक्स। हाँ बट NaBH4 हो तो 3 डिग्री आरएक्स भी चल जाता है, क्योंकि उतना आयोनिक नहीं था H माइनस, NaBH4 के साथ उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था। क्लियर हुआ? तो ये कई जगह आएगा सिंथेसिस, तो इसमें बस विलियमसन सिंथेसिस याद करो, आरओ माइनस से अटैक करते थे, आरओ माइनस से भी अटैक करोगे 3 डिग्री रहेगा तो एल्कीन आ जाता था। ये हर जगह वही एक्सेप्शन 3 डिग्री आरएक्स दिखेगा। अभी ये 3 डिग्री आरएक्स वर्ड्स रिएक्शन में भी देखा, क्या दिखा था, एल्कीन ही बन गया था ना डिस्प्रोपोर्शनेशन। 3 डिग्री आरएक्स में कोलवेज में भी दिखेगा, फ्रैंकलैंड में भी दिखेगा, हर जगह यही एक्सेप्शन होगा। क्लियर है? ये कोई और सिंथेसिस की कोई डाउट है इसमें? क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन 6 देखो। 6 इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब ये तुम्हें मालूम है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ H2 डाल दें तो ये CH3 CH3 आता है। इसमें कैटालिस्ट डालते हैं हम लोग, कौन सा, Ni PT PD, और इसके साथ हीट कर दो तो एल्केन बन जाता था। कैटालिस्ट क्या था? फाइनली डिवाइडेड NiPT/PD, निकेल प्लैटिनम पैलेडियम। क्यों? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो वो एब्जॉर्ब, सरफेस पे एब्जॉर्ब करता है। जैसे मेटल हो गया, मेटल क्या करेगा, इसके पाई बॉन्ड को भी अपने और एब्जॉर्ब करेगा और H और H को भी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन को तो एब्जॉर्ब करेगा, तो एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहां ये ब्रेक हो सकता है। तो इसमें जब जाएगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाए, ये H हो जाएगा, तो ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होगा, इधर इधर, और ये बॉन्ड क्या होगा, स्लोली ब्रेक होगा। ये सिन एडिशन है, मतलब सेम साइड से ऐड हो रहा है, तो कैसा हो जाएगा, ये H ब्रेकिंग है, इधर ये H ब्रेकिंग है, ये H है, और यहाँ पे ये डॉटेड होगा। फाइनली क्या होगा, CH3 CH2 CH3, यही हुआ ना। इसमें क्या बनता है, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, और एडिशन सिन एडिशन है, मतलब डबल बॉन्ड H2 किधर से आएगा, डबल बॉन्ड के सेम साइड से, तो सिन एडिशन पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मतलब दोनों हाइड्रोजन कॉपी के सेम साइड से आएगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है, ये जब भी चलेंगे हाइड्रोजन इधर से आएगा, ये नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन इधर से आ गया और एक हाइड्रोजन बैक साइड से आ गया, एंटी नहीं हो सकता। एक हाइड्रोजन इधर आ जाए, एक हाइड्रोजन इधर से नहीं, दोनों H एक साथ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो इससे प्रोडक्ट पे फर्क पड़ेगा। क्या प्रोडक्ट पे फर्क पड़ेगा? जैसे कि मान लो तुमने कोई मिजो कंपाउंड ले लिया, ये ले लो, मिथाइल है। अब ये दोनों हाइड्रोजन या तो कॉपी के सेम साइड से आएगा या अपोजिट साइड से आएगा, बट दोनों
हाइड्रोजन सेम ही रहेगा ना, तब कैसा दिखेगा? मान लो इधर आ गया तो दोनों मिथाइल मान लो कॉपी के ऊपर से आया था, तो मिथाइल तो नीचे चला जाएगा, यहाँ मिथाइल नीचे चला जाएगा, और यहाँ क्या होगा? यहाँ हाइड्रोजन तुम्हें ऊपर दिखेगा, यहाँ हाइड्रोजन ऊपर दिखेगा, तो यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या होगा? मीजो बनेगा ना। तो ये एक चीज मैंने बताया था एडिशन में कि सिस प्लस सिन एडिशन, सिस है और सिन एडिशन करो, क्या बन जाएगा? मीजो। अब एंटी हो जाए CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे मान लो डी था और ये डी था, या इथाइल और इथाइल था, अब H सेम साइड से आके ऐड हो जाए, क्या बनेगा यहाँ पे? अब तो सिस ट्रांस रहा ही नहीं, उसके जगह मीजो होगा या रेसमिक मिक्सचर होगा। तो अब जो कंपाउंड बन गया, मिथाइल के सामने तो मिथाइल, हाँ रेसमिक बनेगा, मिथाइल इधर, डी इधर, H इधर, ये H इधर, ये डी इधर, ये और इसका ये दूसरा क्या बन जाएगा? इसका मिरर इमेज, तो ये मिरर इमेज बना दो, यहाँ जो बनता है वो रेसमिक मिक्सचर बनता है। सिस प्लस सिन मीजो था, सिस प्लस सिन कैसे मीजो था? जैसे यहाँ पे चले जाए हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड C D D CH3, अब यहाँ H सेम साइड से आ जाए ऐसे, तो CH3 के सामने CH3 रह गया, D के सामने D रह गया, H के सामने H रह गया, तो ये तो मीजो हो गया ना। ये पार्ट क्या बन गया? मीजो। एक याद कर लोगे तो चल जाएगा, सिस प्लस सिन मीजो, तो बाकी सब अपोजिट करके हो जाएगा। एंटी एंटी एडिशन है ही नहीं, सबका एडिशन तुम्हें लर्न करना है कि हाइड्रोजन का एडिशन एंटी है, जैसे एलिमिनेशन तुमने लर्न किया कि एंटी एलिमिनेशन एंटी होता है, उसी तरह हाइड्रोजन का एडिशन सिन होता है। अभी तो हाइड्रोजन बताया, एल्कीन चैप्टर में मैं बताऊंगा कि क्लोरीन का एडिशन एंटी होता है, उसका मैकेनिज्म आएगा क्यों एंटी होता है, तो वो उधर देखेंगे। फिलहाल तो सिर्फ हाइड्रोजन सिन है सामने, मतलब ये जैसे ये तो प्लेनर है मॉलिक्यूल, मान लो कि ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, इसकी बात कर रहे थे हम लोग, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है एल्कीन, जो तुम्हारा कॉपी है, कॉपी तो या तो कॉपी के ऊपर से आएगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने ही रहेगा ना, मिथाइल मिथाइल के सामने, डी डी के सामने, एच एच के सामने, यही हुआ ना, ये एच दोनों एच एक साथ रहेंगे ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, मिरर में जाएगा ना, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे दिखेगी ना, पीओएस होगा ना, तो ये मीजो बन गया, तो ये मेन हो गया सिस प्लस इन मीजो। तो सिस प्लस एंटी क्या होगा? हाँ कहीं कहीं पे आवाज भी ब्रेक हो सकती है, रीजन इवनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है टावर्स का। ट्रांस प्लस सिन एडिशन क्या होगा? ये होगा रेसमिक मिक्सचर। तो सिस प्लस सिन मीजो है, मतलब मैंने बोला कि एल्कीन को कॉपी पे रख दो, तो दोनों हाइड्रोजन या तो कॉपी के ऊपर से आएगा या कॉपी के नीचे से आएगा, बस दोनों हाइड्रोजन एक साथ रहेंगे आमने सामने, और दोनों मिथाइल तो आमने सामने हमेशा थे, ये दोनों मिथाइल तो आमने सामने थे ही, दोनों डी आमने सामने थे ही, एच और एच भी सामने। तो सिस प्लस इन मीजो होता है, एक लर्न है तो बाकी सब जाएगा। तो ट्रांस प्लस इन क्या होगा? इसका अपोजिट रेसमिक। अब ट्रांस प्लस एंटी एडिशन आ जाए तो क्या होगा? या ट्रांस प्लस सिन एडिशन आ जाए तो क्या हो जाएगा? मतलब ये सिन के लिए ऐसा आ गया, तो ट्रांस के लिए बिल्कुल अपोजिट कर दोगे ना, ट्रांस प्लस सिन क्या होगा? सिस प्लस सिन मीजो, तो ट्रांस प्लस सिन रेसमिक, सिस प्लस सिन मीजो है तो ट्रांस प्लस सिन रेसमिक होगा, प्लस ट्रांस वो मेजो आ जाएगा।
कैसे, जब एंटी आएगा तो देखेंगे, अभी तो एंटी एडिशन नहीं है, हाइड्रोजन सिन एडिशन है। ये दो केस क्लियर हुआ क्या? सिस प्लस सिन मीजो क्यों हुआ ये सोच लो। क्लियर है? यस नो बताओ, सिस प्लस सिन मीजो। सिस प्लस सिन मैंने वहां पे लिखा है। हाँ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, हाइड्रोजन ऐड करोगे तो सैचुरेटेड बनेगा। नाउ रेनी निकल क्या होता है? कहीं कहीं पे रेनी निकल देते हो, निकल देने के बाद भी तुम्हें टेम्परेचर 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड देना ही पड़ता है। सेवेटियर सैंडर्स रिएक्शन है ये। तो इसमें टेम्परेचर सेवेटियर में 200 से 300 डिग्री रहता ही रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक करना है। बट जब तुम रेनी निकल दोगे तो वो एक ऐसा कैटालिस्ट है कि रूम टेम्परेचर पर सबको रिएक्शन को करा देता है। तो बेटा जब भी देना होगा हीट से बचाना है, तो एल्कीन प्लस हाइड्रोजन प्लस रेनी निकल, तो वो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगा। तो रेनी निकल है क्या, वो मैंने नोट्स में लिख दिया। रेनी निकल क्या है? निकल एल्यूमिनियम का एलॉय ले लो, उसको NaOH में डिसॉल्व करो, कोल्ड NaOH में। एक बार डिसॉल्व हो जाए उसके बाद उसको हीट कर दो, तो Na और Al में NaOH रिएक्ट करता है। NaOH किससे रिएक्ट करेगा? एल्यूमिनियम से। तो वो NaLO2 और NiH बन जाएगा। NiH जो बन गया ना वही रेनी निकल। NiH जो बन गया वही रेनी निकल है। इसमें हाइड्रोजन जो होता है निकल के सरफेस पे ही है, तो तुरंत जाके रिड्यूस कर देता है। तो ये बहुत ही एक्टिव फॉर्म है निकल का। तो कहीं भी बस इतना याद रखना काफी है कि रेनी निकल क्या होता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ निकल है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन को कर देगा। फिर सिन एडिशन बता दिया था, और उसके बाद एक टर्म और बताया था, जीओसी में भूल गए होगा तो यहाँ पर रिवाइज करा दिया। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये जीओसी रिवाइज करोगे तो कई क्वेश्चन किया होगा हाइपर कंजुगेशन। दूसरा वहीं पे आया होगा कि डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेरिक हिंड्रेंस। और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट भी ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा। ये तीनों पॉइंट जीओसी में कवर है। सोच लो किसी पॉइंट में डाउट है, वहां डेल्टा एच करके कवर था, यहाँ रेट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा एच पूछे चाहे रेट पूछे सेम फॉलो करेगा सब। तो सोच लो, याद है ये डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन, उसी के एग्जाम्पल मैंने यहाँ भी दिए हैं। आवाज का डिस्टर्बेंस है ना? अच्छा अभी आ रहा है। हाँ, रेनी निकल कैटालिस्ट है। जैसे निकल कैटालिस्ट है ना, तो रेनी निकल क्या है, निकल और एल्यूमिनियम लिया गया, NaOH सॉल्यूशन में डाल दिया गया और हीट कर दिया गया, तो वही रेनी निकल बन गया। अब ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो रूम टेम्परेचर पे ही सारे रिएक्शन को कर देता है। रेनी निकल एक कैटालिस्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट है। इसीलिए मैं इवनिंग में लेक्चर नहीं रखता, मॉर्निंग में ही सब रखता हूँ। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन देख लो एक बार, जो दिया था वही है ना। जीओसी में या भी फिर मैंने एक बार रिवाइज करा दिया था। रेट या डेल्टा एच किसके प्रोपोर्शनल होगा? जितना ये स्टेबल होते जाएगा उतना तुम्हारा क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ते चला गया, उतना रेट स्लो होगा। और डेल्टा एच भी इनवर्सली रिलेटेड था ना, डेल्टा एच उतना ही कम होगा। तो पहला ऑर्डर क्लियर है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रेटर देन व्हाट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, 3 अल्फा CH तो है ना। अब आ गया बात CH3 CH3, इसमें दो फॉर्म है, एक है सिस और एक ट्रांस, और एक हो गया CH3 CCH3। ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है याद है? ये 6 अल्फा से सब है, तो ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा था? सिस ट्रांस।
या 2-मिथाइल, सॉरी, 2-मिथाइल प्रोपीन या आइसोप्रोपीन। नहीं नहीं, सबका रॉन्ग हो रहा है। सिस ज्यादा स्टेबल है, कैसे लग रहा है तुम्हें? यस, वेदांत का केवल करेक्ट, आइसोप्रोपीन। हाइपर कंजुगेशन से 6 अल्फा सी एच तो सब में है, बट आइसोप्रोपीन में क्या हो जाता है कि जब तुम सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू लोगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन को जब तुम शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे कार्बन आयन कहाँ बन गया, 1 डिग्री कार्बन आयन। वो तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। और थोड़ा सिस ट्रांसफर करके देखो क्या हो जाएगा। ये सिस हो चाहे ट्रांस हो, निगेटिव चार्ज कहाँ पे अपीयर होता है, 2 डिग्री ना, 2 डिग्री कार्बन आयन। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया, 1 डिग्री ना। तो इसकी आइसोप्रोपीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये ज्यादा होगा देन ट्रांस, देन सिस। तो ऑर्डर मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ऑर्डर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उससे स्टेबल 3 अल्फा CH प्रोपीन। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ कैटालिस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैटालिस्ट यदि पाउडर फॉर्म में होगा तो रेट फास्ट करेगा, जितने मॉलिक्यूल सरफेस पे जाएंगे वही ब्रेक होते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कैटालिस्ट है, मॉलिक्यूल नहीं। ये क्लियर हो गया सबको कैसे था, जीओसी में ये सब है। 3 अल्फा सी एच, उसके बाद 6 अल्फा सी एच वाले में पहले सिस को लेगो, सिस सबसे कम स्टेबल पड़ जाएगा, है ना। ट्रांस उससे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये पड़ जाएगा। उसके बाद सीधे 9 अल्फा सी एच पे आ जाओ, देन 12 अल्फा सी एच। तो पहला वाला क्लियर है। और ये सही से याद करना है, क्योंकि मैंने पिछले वाली बैच में पूछा था तो किसी को याद नहीं है, जबकि ये क्वेश्चन फैकल्टी टेस्ट में बहुत पूछते हैं वो लोग। किसी फैकल्टी टेस्ट में चले जाओ, चाहे फिटजी रेजोनेंस वगैरह, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं, क्योंकि कई फैकल्टी को इसमें डाउट रहता है। हाँ, हम लोग का भी टेस्ट होता है ऐसे ही, फैकल्टी टेस्ट। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फैकल्टी टेस्ट तुम्हें नहीं देना, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, क्लियर हो गया, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, सब में हाइपर कंजुगेशन करते हो तो कार्बन आयन ही बनता है ना। हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी कैसे आएगी, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या बन रहा है इसमें, निगेटिव चार्ज आ रहा है। ये नोट्स में नहीं है, जीओसी का जहां जहां पे आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ये सब जीओसी के नोट्स में मिलेंगे, ये सब, ये जो पेज है। ओके, नेक्स्ट। अब बताओ ये दोनों में, इसमें और इसमें, किसमें डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो, ज्यादा एनर्जी डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन किसका निकलेगा? फर्स्ट रीजन ये अनस्टेबल है। इसमें एंगल स्ट्रेन देखो, एंगल स्ट्रेन कितने का हो गया, 120 होना चाहिए, sp2 है। और 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री का तो स्ट्रेन एनर्जी है। और यहाँ एंगल स्ट्रेन कितने का, 90 डिग्री का एंगल, सॉरी, 120 माइनस 90, 30 डिग्री का एंगल स्ट्रेन। ये सब टेबल तो वही है जो पहले पढ़ चुका। ये बताओ डेल्टा एच कंबसन किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट के सेकंड? क्योंकि एल्केन का कंबसन वाला जीओसी वाला क्वेश्चन भी इधर है सब, तो वो भी रिकॉल कर लेना, कंबसन जीओसी में जो था। हाँ दर्शन, राइट, सेकंड क्यों? मोर नंबर ऑफ कार्बन, करेक्ट।
डेल्टा एच कंबसन चाहिए, मतलब 1 मोल को कंबसन करने के लिए जितना कार्बन जितना कोयला उतना ज्यादा एनर्जी देगा। स्टेबल नहीं, डेल्टा एच कंबसन मतलब 1 मोल को कंबसन किया तो कितना एनर्जी मिलेगा। जिसमें कार्बन ही ज्यादा है वो ज्यादा एनर्जी देगा। कार्बन मतलब कोयला समझो, कोयला जितना ज्यादा जितना बर्न करोगे उतना एनर्जी मिलेगा, तो दूसरे वाले में ज्यादा मिलेगा ना। तो साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा एनर्जी साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन से ज्यादा साइक्लोपेंटेन, ऐसे आता है। ये याद करो, एक कंसेप्ट था। डेल्टा एच कंबसन, अब हम लोग इसको जीओसी में कवर कर चुके हैं तो यहाँ पे कवर नहीं होगा, वहां पे एक बार देख लेना अच्छे से। तो डेल्टा एच कंबसन किसका ज्यादा होगा, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। बट कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो थोड़ा डिफरेंट होगा। कैलोरीफिक वैल्यू किसका ज्यादा होगा, ये तो पर ग्राम होता है ना, ये डेल्टा एच कंबसन बाय व्हाट, मॉलिक्यूलर मास। हाँ तब रिवर्स हो जाएगा, क्लियर ना। तो ये क्वेश्चन आते रहता है। तो अब ये सब क्वेश्चन जीओसी एक बार रिवाइज कर लेना, और 2-4 क्वेश्चन सर ने दिए होंगे वो सब देख लेना। कुछ तो मैंने करा दिया, थर्ड वाला भी किया है सर के नोट्स में, थर्ड वाला होगा ही, बहुत फेमस क्वेश्चन है। वार्डन मॉरिसन में तो सबने ये कॉपी कर ही लिया था। सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं बुक से कॉपी रहते हैं। क्यों ज्यादा हो गया, एंगल स्ट्रेंथ थर्ड में ज्यादा है, थर्ड के फर्स्ट में। सिमिलरली मिथाइल ओलेक दिया हुआ है फोर्थ में, हिंड्रेंस फैक्टर। हाइड्रोजन किधर से इजी आ पाएगा, या मिथाइल इसी साइड है तो हाइड्रोजन को आने ही नहीं देगा ये। तो इसका क्या होगा, कम होगा, तो किसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, इनवर्सली रिलेटेड टू हिंड्रेंस है ना, तो जिसमें मिथाइल अपोजिट साइड हो। कितने डाउट, एंगल स्ट्रेन का क्या रिवर्स रिलेशन है, कैलोरीफिक वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है क्या, हाँ। बट वो लर्न करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल नहीं। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब पर ग्राम क्या होगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त, कि कैलोरीफिक वैल्यू कैसे देखते हैं, कि तुम्हें बेटर फ्यूल कौन सा है। यदि कहीं पे जाना होगा तुम्हें बाहर, कभी ट्रिप पे जाओ, केसरी ट्रेवल्स या कहीं से भी जाओ, तो साथ में क्या एप्पल लेके चलते हैं क्या, कि सबको एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करते रहे रास्ते में खाने के लिए, फ्रूट्स देते हैं क्या। उन्हें डाइटिंग करानी है, नहीं, उन्हें ऐसा फल देना जो कम दो और ज्यादा एनर्जी दे। तो देखोगे कि ड्राई फ्रूट्स लेके चलते हैं। ड्राई फ्रूट्स में क्या वाटर कंटेंट ही गायब है, तो पर ग्राम ज्यादा एनर्जी देता है ना, तो कैलोरीफिक वैल्यू उसका ज्यादा है। हाँ, एफिशिएंसी उसकी ज्यादा हो जाएगी ना, इसीलिए ड्राई फ्रूट्स का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा, उसमें भी डेट्स की बहुत ज्यादा होती है। इंडियन आर्मी भी डेट्स पे ही चलती है, सारे रखते हैं बट डेट्स उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब पर ग्राम कौन सा देगा, वही पर ग्राम वो देगा जो ज्यादा एक्सप्लोसिव की तरह है, जिसमें एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है। कौन सा फोर्थ एक्सप्लेन करने को बोलो, जो है फोर्थ क्या था ये। हाँ फोर्थ में बताओ, हाइड्रोजन किधर से आराम से आ पाएगा इस केस में। जब हाइड्रोजन आएगा अटैक करने के लिए तो मिथाइल हिंड्रेंस देगा ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसका हाइड्रोजनेशन जल्दी नहीं होगा। बट ये इसका क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो लिखा ही नहीं है मैंने नोट्स में, डबल बॉन्ड लिखा हुआ है यहाँ पे था, क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड फ्री है तो हाइड्रोजन इधर आराम से आके अटैक कर सकता है, तो इसमें क्या होगा, इसका रेट फास्ट होगा, इसका रेट स्लो पड़ेगा। क्लियर, ये सब तो इजी जाएंगे। 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आते रहता है। एर्थ देखो, मिथाइल दूसरे साइड है, जहाँ डबल बॉन्ड है उसी के साइड मिथाइल है फर्स्ट में, और सेकंड में क्या हो गया, मिथाइल उसका अपोजिट साइड हो गया डबल बॉन्ड के। ओके, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो अभी मैं दे रहा हूँ। जैसे मिथाइल हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, D2 के साथ दिया हुआ है PD,
सी, पैलेडियम कार्बन रिडक्शन के काम आता है, तो ड्यूटेरियम सी ना एडिशन होगा तो क्या फॉर्म होगा? एक बार पूरा साइक्लोहेक्सीन है तो प्लेनर हेक्सीन, D2 एक बार सामने से आ जाए और एक बार बैक साइड से आ जाता, कैसा बन जाएगा? ये डी डी, और अगले में क्या हो जाएगा? ये मिथाइल से डी डी, ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? मिरर इमेज तो नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है। हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव और नो मिरर इमेज डायस्टीरियमस। सिस और ट्रांस भी डायस्टीरियमस कहलाते हैं, ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियमस। नेक्स्ट, अब ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन यूजिंग NH2 का इसका अपना इंपॉर्टेंस है। तुमने NH2 ले लिया ना और H2O2 दोगे तो H2O2 क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा? इससे हाइड्रोजन निकाल कर ले गया, तो ये H डबल बॉन्ड N H और ये बन जाएगा H2O 2 मोल, यही होगा ना? अब H2N2 क्या करता है? इसकी टेंडेंसी है कि दोनों हाइड्रोजन तुरंत ट्रांसफर करके N2 बन के बाहर आ जाए, ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन देने आता है, तो ये स्पेसिफिक हो गया, जहां डबल बॉन्ड होगा उसी को रिड्यूस करेगा। तो ये भी एक रिडक्शन मेथड हो गया अपने पास, ये इस तरह से हो गया यहाँ पे। अब ये क्या हो गया? NH2 के साथ H2O2 क्या बनेगा? ये मिथाइल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऐसे होगा ना? मिथाइल हो गया, तो दोनों हाइड्रोजन या तो सामने से आएगा या बैक साइड से आएगा, ये तो मीजो ही है ना, तो सामने से आए चाहे बैक साइड से आए तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा। मीजो हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो दोनों एक ही प्रोडक्ट कहलाएंगे। दोनों हाइड्रोजन को या तो नीचे दिखा दो या ऊपर दिखा दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मीजो का मिरर इमेज सेम होता है वो। ये क्लियर है ना? तो इसका यूज क्या है? क्यों नहीं डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन? डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन ऑलमोस्ट बहुत सारे ग्रुप को रिड्यूस करता है, जैसे CH3 CHNO2 है, अब तुम H2 दे दोगे, H2 और PT के साथ हीट कर दो तो क्या हो जाएगा? वो दोनों को रिड्यूस करेगा, CH3 CH2 CH2, और इसको भी NH2 बना देगा। बट यही हम लोग NH2 और H2O2 दे दें तो वो क्या करेगा? सिर्फ डबल बॉन्ड के लिए स्पेसिफिक है, डबल बॉन्ड को 2 हाइड्रोजन देखो बाहर आ जाएगा, NO2 को कुछ नहीं करेगा। इट इज वेरी सेलेक्टिव फॉर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, जैसे TPTH RX के लिए था केवल, इसी तरह सेलेक्टिव फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल वहां पे दिया हुआ है, H2 देंगे तो क्या करेगा? H2Ni, ये तो हर जगह हाइड्रोजन ऐड होगा, इधर भी ऐड होगा और इधर भी H और H ऐड हो गया, वो H हो गया, दोनों डबल बॉन्ड पे होगा ना। और वही NH2 दे दो, ये सिलेक्टिव है, वो किसको करेगा? केवल ये डबल बॉन्ड को, कीटोन वगैरह को नहीं करने जा रहा वो, बस ये बनेगा। अब ये देखो रिएक्शन, ये सब क्लियर हो गया ना? NH2 H2O2 क्या करता है? ठीक है, R1 C डबल बॉन्ड C, R3 R2 R4 है। अब PDC के साथ हीट कर दो ये,
तो इसका क्या करता नहीं, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है। तो हाइड्रोजन जो एलिमिनेट करेगा उधर एल्कीन पे जाके ऐड होगा, तो एल्कीन क्या हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, R1CR2, यहाँ पे H मिल जाएगा और यहाँ पे भी H मिल जाएगा, और ये भी R3O4, और इन टर्न ये बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। मतलब ये बस हाइड्रोजन को हटाने के लिए आता है। तो तुम्हें कुछ ऐसा रखना है जो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करे और कुछ ना हो, जैसे कि NO2 हो गया, NO2 भी हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा। तो अब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लर्न करना है, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। PDC के साथ हिट करोगे तो क्या होगा, ये खुद बेंजीन बन जाएगा, बट इसका हाइड्रोजन कहाँ पे गया, NO2 ले गया। NO2 किस में बन जाएगा, NH2 में। ये हाइड्रोजन ट्रांसफर ही है ना, सिंस इसको एरोमेटिसिटी से रीगेन होता है, तो साइक्लोहेक्सिन तुरंत एरोमेटिक बन जाता है। तो साइक्लोहेक्सिन को एरोमेटिक बना दो PDC के साथ हिट करके, वो हाइड्रोजन को इसका हटाने वाला चाहिए, NO2 वगैरह दे दो। बट यदि दो डबल बॉन्ड पहले से है, तो तुम्हें कोई हाइड्रोजन चाहिए भी नहीं एब्जॉर्ब करने वाला, सिंपली PDC के साथ हिट कर दो, हो गया बेंजीन। ये भी बेंजीन बनाने का काम आता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ट्रांसफर कैसे करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो डबल बनेगा, तो एल्कीन की प्रिपरेशन में करेंगे। नहीं, वो NH2 होता है, एक साथ होता है मैकेनिज्म। नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक साथ डबल बॉन्ड की ओर अट्रैक्ट होगा और वहीं पे होगा। नॉन पोलर बॉन्ड होना चाहिए, पोलर नहीं। केवल C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C के लिए, और किसी के लिए नहीं। हाँ, साइक्लोहेक्सिन का बेंजीन बन जाएगा। साइक्लोहेक्सिन को PDC के साथ हिट करो तो PDC क्या करता है, पैलेडियम हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, तो हाइड्रोजन को निकालेगा, तो वो बेंजीन बन गया। बेंजीन बनाने से स्टेबल होता है, तो PDC से हाइड्रोजन लेने वाला कोई चाहिए था, नाइट्रोबेंजीन दे दो या एल्कीन दे दो, वो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगा। नाइट्रोबेंजीन क्या बन जाएगा, NH2 में चला जाएगा, या एल्कीन रहता तो एल्केन में चला जाता। बट जब दो डबल बॉन्ड हो तब तक कुछ भी नहीं करना, PDC 1 मोल हाइड्रोजन तो ऐसे ही निकाल लेता वो। ये एरोमेटिक बन जा रहा है, इसलिए कहीं कहीं पे आ जाता है क्वेश्चन। NO2 जो हाइड्रोजन निकाला ना बेंजीन का, साइक्लोहेक्सिन से 2 हाइड्रोजन निकला, उससे होगा। NO2 किससे रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, 2 हाइड्रोजन निकला था डबल बॉन्ड, 2 और हाइड्रोजन निकला था डबल बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन PDC पुल करेगा, अपने सरफेस पे आएगा, और ये इसके सरफेस पे 2 हाइड्रोजन आ गया, तो एल्कीन आके ले गया, एल्कीन उसमें आ जाएगा, एल्केन में ना। उसी तरह PDC क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटाया, अब वो 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे, NO2 से रिएक्ट करके NH2 बन जाएगा, तो इसका रिडक्शन कर देगा ना, खुद एरोमेटिक बन गया वो। अब ये है 2 डबल बॉन्ड है, तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन हटाना है इधर इधर से, तो वो बेंजीन बन जाएगा। तो इसको और कोई ग्रुप नहीं चाहिए हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करने वाला, तो एक काफी है। मतलब एक डबल बॉन्ड रहे और बेंजीन बनाना है, तो कोई ना कोई चाहिए तुम्हें हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करने के लिए, एल्कीन हो NO2 हो। बट ये 2 डबल बॉन्ड हो तो कुछ भी नहीं है, PDC के साथ हिट कर दो तो वो क्या हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा पैलेडियम कार्बन के साथ। क्लियर हो गया। ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, NH2 वाला भी उतना नहीं है, बट कभी आ गया तो आ गया। उससे पहले जो रेट डेल्टा H पूछा था वो सिर्फ इंपॉर्टेंट है। फिर भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट मतलब ये नहीं कि डाउट नहीं रहे। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। NO2 किसके साथ रिएक्ट होगा, NO2 वही हाइड्रोजन ले गया ना, साइक्लोहेक्सिन का हाइड्रोजन लेके निकल गया, वो NH2 बन गया, NO2 का रिडक्शन हो गया। सेवेंथ क्या है, गिरगनाट रिएजेंट। गिरगनाट रिएजेंट का क्या कंसेप्ट है कि Rx प्लस Mg कर दो तो RMgX बन जाता है। अब ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, नाम सुना था,
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बन कंपाउंड में आया था। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, मेटल, कार्बन और मेटल का बॉन्ड, यहाँ आर है इसके साथ मेटल का बॉन्ड, ये RMgx बन जाता है। तो RMgx का कहीं भी रिएक्शन करना होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट RMgx के सारे रिएक्शंस को R माइनस और Mgx प्लस लिखना। क्यों? Mg पे 2 प्लस चार्ज है, मैग्नीशियम पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन उसने R को दिया, एक इलेक्ट्रॉन X को दिया, तो मैग्नीशियम पे खुद 2 प्लस चार्ज हो गया, X पे -1 हो गया, तो ओवरऑल Mgx पे +1 चार्ज हो गया, यहाँ पे R माइनस है। अब R माइनस कहीं भी अटैक करके RR बना देगा, जैसे R माइनस के साथ R' दे दो तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस जाके अटैक किया जो कोरियोसिंथेसिस में था या इसमें क्या था, वर्ट्स रिएक्शन के मैकेनिज्म या फ्रैंकलैंड में ऐसा ही था ना। RMgx हाईली रिएक्टिव है अपने लिए। ओके, कोई डाउट है किसी का? ये एल्केन का प्रिपरेशन है। हाँ, प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं है, प्रॉपर्टीज थोड़ा सा है, तो कल हो जाएगा प्रॉपर्टीज, तो कल एल्केन हो जाएगा अपना। और एल्कीन एल्काइन एक ही टॉपिक है, जो रिएक्शन डबल बॉन्ड का होता है वही ट्रिपल बॉन्ड का होता है। एल्कीन हो गया तो एल्काइन हो गया, वही सब रिएक्शन होगा, ट्रिपल बॉन्ड पे भी सेम करते जाते हैं। तो बड़ा टॉपिक था एल्केन, बट निकल गया अभी ऑलमोस्ट। ओके, अभी क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ही मेन था, प्रॉपर्टीज में कल भर में हो जाएगा। हाँ, तो RF के साथ क्या होगा, मैंने बताया कि RF का बॉन्ड है, तो जब तुम RF के साथ Mg डालोगे तो ये RMgF नहीं बन पाएगा, ये नहीं होगा, वो ब्रेक नहीं होता, बट बाकी सब हो जाएंगे। RCl प्लस Mg, ऑफकोर्स ड्राई ईथर दोगे वरना मैग्नीशियम ही रिएक्ट कर जाएगा। RMgx ड्राई ईथर में इसको मॉइस्चर मिला तो क्या हो जाएगा, H प्लस लेना स्टार्ट होगा। जैसे RMgx को तुमने वाटर दे दिया तो वाटर में क्या है, +1 है ना। RF बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, फ्लोरीन वाला, ब्रेक नहीं होता, तो यहाँ RH बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि RMgx के साथ कहीं भी इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया तो एल्केन बन जाएगा। इसीलिए RMgx के लिए हम ड्राई ईथर देते हैं, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं देंगे। तो RMgx प्लस HA, हर हालत में RH ही बनाना, क्लियर है ना। R माइनस और H मिलके RH बन जाएगा। HA क्या हो सकता है, कोई भी एसिड, HCl, H2SO4, जिसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन हो, NH3 से भी H प्लस ले लेता है ना वो, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिडिक स्ट्रेंथ तुमने GOC में पढ़ा है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ गए। R माइनस के लिए तो स्ट्रॉन्ग ही है ना। और क्या होगा, अल्कोहल, फिनॉल, एसिड, अमाइड, तो मोस्टली के साथ तो RH बन के निकल जाएगा वो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, सब में एसिडिक हाइड्रोजन है ना। तो जैसे कि RMgx प्लस H2O क्या बन गया, ये RH प्लस ये MgX और ये OH रह जाएगा, ये होगा ना। RMgx के साथ R' ले लो तो क्या हो जाएगा, ये भी RH, और यहाँ पे क्या हो गया, MgX के साथ OR', यही बच गया ना। क्लियर हुआ? ओके, तो जो टेबल है एक बार उसको देखो कि टेबल में क्या गिवन है। ओके, क्लियर हो गया ये? देखो तो सारे एग्जांपल्स। ओके, किसमें डाउट है? RMgF क्यों नहीं होगा सर, वो
RF बहुत स्ट्रांग है, फ्लोरीन का बॉन्ड है ना, तो यदि नीचे जाओगे डाउन द ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी कम होते जाता है ना, तो आराम से ब्रेक होता है, तो RF जल्दी ब्रेक नहीं होता। हाँ, तो RF के साथ ग्रिग्नार्ड नहीं बन पाएगा, बट बाकी सबके साथ बन जाएगा। क्लियर हो गया कैसे है? हाँ बताओ कौन सा? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कई जगह एक न्यू चैप्टर दे दिया, बट हम लोग चैप्टर वाइज कवर नहीं करेंगे, हर जगह उसका रिएक्शन देखते जाएंगे। जैसे RMgx प्लस H है, यहीं पे देख लिया, RMgx के सारे रिएक्शन तुम देखोगे तो सोचो एसिडिक एशन तुम्हें मालूम है कि CH4, इससे ज्यादा एसिडिक क्या होता है NH3, इससे ज्यादा RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सीरीज याद किया ना, ROH देन H2O PHOH H2CO3, ये तुम लोग को याद है, तो सबका कंजुगेट बेस, ये मोस्ट अनस्टेबल है ना R-, ये क्या करेगा, ये सबसे H+ एक्सट्रैक्ट करता है, तो ये अटैक करता है। तो RMgx के साथ R-MgX+ है, तुमने ये भी ले लिया तो क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसको लेके जाएगा वो। क्लियर हुआ ना, तो RH बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो जैसे कि RMgx से काम होगा कि कहीं से भी H+ को पुल करता है। अब क्लोरोबेंजीन हो गया जो मैंने बताया, और Mg दे दो, तो ये RX या ARX क्या बन जाएगा, ये PH MgCl, तो पीएच को माइनस मानना है MgCl, अब पीएच माइनस का रोल क्या होगा, अटैक करना। अब तुमने D2O दे दिया, मतलब तो यहाँ से D+ मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, पीएच पे D आएगा ना, ये तुम लोग को बुकलेट में आते भी रहता है, पिछले बार भी टेस्ट में आ गया था। बहुत इजी रिएक्शन है, फिर भी देते इसलिए कि नहीं होता है। समझ में आया क्या हुआ? एक बार R- या AR- बन जाए तो फिर D+ है तो D दे दो उसको। नेक्स्ट वाला देखो, Cl के साथ CH2Cl है, ये Cl है CH2Cl, इसको पहले LiLH4 दे दें, वो क्या करेगा, LiLH4 क्लोरीन को कुछ भी नहीं कर सकता, यहां से सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, CH2, इसको हटा देगा, H आ जाएगा, LiLH4 दिया ना, हाँ तो ये CH2H मतलब ये क्या हो गया, CH3 लिख दो। दूसरा में Mg था, वो क्या बना देगा इसका, MgCl, और ये होगा CH3। अब इसके बाद D2O है, तो D2O क्या करेगा, AR- है ना, वो D लेके जाएगा, तो उसको बस D मिल जाएगा ये, और नीचे जो था वही रहेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? वेरी गुड, क्लियर। तो नेक्स्ट पे देखो, RMgX+RX ये तो बता दिया। हाँ, हर केस में अलग प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट जरूरत नहीं, RH मालूम है, क्लियर है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत ज्यादा, RH स्ट्राइक ही नहीं करता। सोचोगे कि RMgX+RCOH, ऐसे RMgX+RCOH क्या करना है, सिर्फ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, और कुछ नहीं है, इसका H+ और इसका R-, वो रिएक्ट कर जाएगा और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये आ जाएगा RH, और ये मान लो कि R- था, ये CO है, ये बन जाएगा RCO, रेस्ट पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस पार्ट का इंपॉर्टेंस नहीं है क्या बना है, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या। मेटल कार्बाइड, तो मेटल कार्बाइड मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम और Be2C, इससे क्या बनता है, इसका हाइड्रोलिसिस से मीथेन, इसलिए इसको मीथेनाइड भी बोलते हैं, याद है ना। कैल्शियम कार्बाइड रहता तो C2H2,
और Mg2C3 रहता तो C3H4 4 ही था ना। Mg2C3 से क्या बना था C3H4, याद है कार्बन चैप्टर। और CH2 से क्या बना था C2H2। यही 4 कार्बाइड आता है, ये 2 कार्बाइड में CH4 है। हाँ याद आया, वेरी गुड। बस ये 4 याद करना था तो ये हो जाता। अरे वाह, ये तो प्रिपरेशन हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज से 2 मिनट का। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो गया, पहला क्या हो गया, C1 से C4 गैसेज है, पढ़ते जाओ नोट्स में। C5 से C17 लिक्विड है, और C17 से आगे सॉलिड है। क्यों हो गया, वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास ना। इसीलिए स्टार्टिंग में जैसे F2Cl2 गैस है, Br2 लिक्विड, I2 सॉलिड, रीजन मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, वैन डर वाल फोर्स बढ़ जाता है, केमिकल बॉन्डिंग। तो जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो सॉलिड बनते गया, तो क्या सॉलिड बहुत डेंस हो जाएगा क्या, नहीं। सैचुरेटेड फैट क्या होता है, ये सैचुरेटेड फैट बनता जाएगा, मतलब घी जो होता है सैचुरेटेड फैट ही है ना, तो वाटर पे फ्लोट करता है, यही है ना। घी ले लोगे तो क्या होगा, वाटर पे फ्लोट होगा, तो डेंसिटी इसका मतलब वाटर से कम होता है। तो दूसरा पॉइंट है हम लोग का डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ते गया, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, बट फिर भी मैक्सिमम 0.8 ग्राम पर ml पे जाकर रुक जाता है वो। उसका कर्व मैंने दिया है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाओ, फाइनली 0.8 पे आकर रुक जाएगा वो। तो ऑल एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, सबके सब वाटर पे फ्लोट करते हैं। ओके, अब एल्केन्स क्या होता है, नॉन पोलर है, पोलैरिटी है ही नहीं, कहीं डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस नहीं है, तो वाटर कहां से डिसॉल्व करेगा उसे, लाइक डिसॉल्व्स लाइक ना। हेवी बॉन्डिंग चैप्टर में क्या हुआ, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब NaCl को वाटर डिसॉल्व कर लेगा, क्यों, हाइड्रोजन एनर्जी कंसेप्ट। बट यहाँ हाइड्रोजन एनर्जी कहाँ इन्वॉल्व हुआ, दो एल्केन के बीच में वैन डर वाल फोर्स है, दो वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तब तो चांस ही नहीं है ना। इसीलिए ऑयल ऑयल में डिसॉल्व होगा, बेंजीन टोल्यूइन में डिसॉल्व कर दोगे, क्योंकि बेंजीन बेंजीन में सब में कौन सा बॉन्ड है, वैन डर वाल। दो टोल्यूइन के बीच में भी वैन डर वाल, तो आपस मिक्स हो जाएगा, बेंजीन टोल्यूइन मिक्स हो जाएगा, ऑयल ऑयल में डिसॉल्व हो जाता है। कोई भी एक ऑयल लो, दूसरा ऑयल में डिसॉल्व होगा। बट वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वही होता है। तो ये किस में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एल्केन को डिसॉल्व करना है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन है, CCl4 है, इथर है, इसमें डिसॉल्व करोगे। अब सॉल्युबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, वैन डर वाल फोर्स कम होगा तो आराम से ब्रेक होगा, आराम से डिसॉल्व होगा, नहीं तो आपस में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले तो ब्रेक ही नहीं होगा। इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास। तो जितना लाइटर एल्केन है उतना वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उतना आराम से ब्रेक होगा, तो उतना ही नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा वो। अब क्या हो गया कि सेम मॉलिक्यूलर मास ले लें तब क्या होगा, इनवर्सली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास था ना। अब सिर्फ जैसे ऑक्टेन नोनेन पे चले जाओ, नियोनोनेन, आइसोनोनेन और नॉर्मल नोनेन, या डेकेन पे चले जाओ, नियो डेकेन, आइसोडेकेन, नॉर्मल डेकेन, तो कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा नॉन पोलर में, हाँ नियो, मतलब समझ में आ रहा है, नियो डेकेन लोगे तो स्पेरिकल शेप टाइप हो गया, करेक्ट, सबका आंसर सही है। हाँ तो केमिकल बॉन्डिंग लगता है रिवाइज किया तुम लोगों ने भी। तो नियोनेन में क्या हो गया, स्पेरिकल शेप हो गया था, दो स्पेरिकल शेप के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। नियोनेन या नियोडेकेन लिया तो तुरंत ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो आराम से सॉल्युबल हो गया। और वही आइसो लोगे या नॉर्मल ले लो, नॉर्मल तो बिल्कुल फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया तो उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो ब्रेक ही नहीं होगा, तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। ये सब ये जो अभी कर रहे हैं ना, ये हर चैप्टर में रिपीट होगा, सेम पॉइंट, सब सारे पॉइंट सेम हर चैप्टर में रिपीट होंगे, क्लियर ना। तो यदि बॉन्डिंग में रिवाइज नहीं हुआ तो यहाँ पे पढ़ के रिवाइज कर लेना, क्योंकि हर जगह ये नहीं कि यहीं पे, ये पूरे ऑर्गेनिक में हर सबके फिजिकल प्रॉपर्टी में यही सब रहेंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल था, वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स मतलब मॉलिक्यूलर मास, और आइसोमेरिक ले लोगे तो सरफेस एरिया। तो जैसे पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तो नॉर्मल पेंटेन जो हो गया वो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, आइसोपेंटेन सरफेस एरिया कम हो गया, नियोपेंटेन तो बिल्कुल स्पेरिकल हो गया। तो दो स्पेरिकल के बीच में तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना।
तो किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? नॉर्मल पेंटेन ग्रेटर होगा देन आइसोपेंटेन देन नियोपेंटेन। वो मैंने लिख दिया, स्फेरिकल है सो लेस सरफेस एरिया, वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल वही कंसेप्ट। क्लियर? तो C1 से C4 गैस है, बट C5 में पूछता है कि नियोपेंटेन क्यों गैस है, वो तो C5 है ना। तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो के भी वैन डेर वाल्स फोर्स कम पड़ जाता है, क्यों? स्पेरिकल शेप था, दो स्फीयर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछता क्योंकि रेगुलर ट्रेंड नहीं है, कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज होते जाता है, बट ओवरऑल बढ़ते जाएगा। वो सेंसेक्स की तरह होगा, कब कितना गिरा कब कितना उठा कुछ मालूम नहीं, बट ओवरऑल बढ़ते जाएगा। 1919 में 1000 था सेंसेक्स, था अभी कुछ 32 है, कभी 45 था, कभी 42 है, इसी तरह अप डाउन चलते रहता है। हाँ, बट एक चीज पूछ लेता है कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन का और इवन नंबर ऑफ कार्बन, तो जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इवन नंबर ऑफ कार्बन जैसे कि ऑक्टेन ले लो, ऑक्टेन का मेल्टिंग पॉइंट नोनेन से ज्यादा मिलता है, जबकि मॉलिक्यूलर मास तो नोनेन का है ज्यादा है, तो उसका रीजन नीचे दिया हुआ है। यदि इवन नंबर लोगे तो ट्रांस टाइप का होगा, इवन ले लोगे तो ट्रांस टाइप का होगा। ट्रांस होगा तो पैकिंग अच्छी होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सोचो सिस सिस मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू व्हाट? पोलैरिटी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? दो मॉलिक्यूल का आपस में क्लोज लाना है, वैन डेर वाल्स फोर्स। बट मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू पैकिंग, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सिस ग्रेटर देन ट्रांस। सिस में पोलैरिटी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल आराम से क्लोज आके बॉन्ड बना लेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा, बट मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है, क्यों? पैकिंग ज्यादा अच्छा है। याद आ गया? हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की बात करें तो एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। पैरा मतलब लिटिल, अफिन्स मतलब एफिनिटी, लिटिल एफिनिटी जिसकी हो। तो एल्केन की लिटिल एफिनिटी क्यों है? एल्कीन एल्काइन में पाई बॉन्ड है, ब्रेक होगा तुरंत रिएक्ट करेगा कहीं भी। एल्केन में पाई बॉन्ड है ही नहीं, ब्रेक कैसे होगा? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये तो पढ़ा ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एल्केन पे कोई साइट ही नहीं कि E प्लस जाकर अटैक करे, या Nu माइनस भी कहीं जाकर अटैक नहीं कर सकता, कहीं डेल्टा प्लस है ही नहीं। एल्केन पे कहीं भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है नहीं है, तो ना इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा ना न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, तो ना SN1 ना SN2 ना SNAR, जितना मैकेनिज्म पड़ा सब फेल। इसीलिए लिटिल एफिनिटी है। साथ में कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, क्लियर? तो वो जल्दी ब्रेक भी नहीं होता। तब एक ही वे है हम लोग का रिएक्शन करने का कि इतना हीट करो तो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाए। जब फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा? इतना हीट करो कि फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाए, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाए तो फिर रिएक्शन हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर हुआ? तो इसके रिएक्शन सारे हाई टेम्परेचर पे होंगे, 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे, ताकि एल्केन को किसी तरह ब्रेक कर दिया जाए फिर रिएक्शन हो जाए, इसीलिए इसको पैराफिन्स बोलते हैं, लिटिल एफिनिटी। अब यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करना है। ओके, तो कल मॉर्निंग में 8 to 9:30 में एल्केन हम लोग ओवर कर लेंगे। ओके, 8 to 9:30 9:45 से मेरा अगला लेक्चर